हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 नवंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ब्रांडेड जेनेरिक एंड द मिसिंग इंग्रेडिएंट ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ वाज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड। इसमें चिकनगुनिया डिसीज़ के बारे में अलग से बात करेंगे और जो वैक्सीन बनाई गई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है क्राइम ऑफ अडल्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2018 का जोसेफ शाइन वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। तीनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। एक आर्टिकल आज इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के ऊपर भी आया है। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम के ऊपर पूरा मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं हमसे, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके अगर देखेंगे तो लास्ट वीक में आपको ये दिख जाएगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड टॉपिक। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जो है सर्च कर सकते हैं सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज और इसकी लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ब्रांडेड जेनेरिक एंड द मिसिंग इंग्रेडिएंट ऑफ क्वालिटी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 GS4 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से हम ब्रांडेड ड्रग्स क्या होते हैं, जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स कैसे बनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक टर्म समझेंगे, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। सबसे पहले तो ड्रग कैसे बनाए जाते हैं इसको समझते हैं। लेबोरेटरी बनाई जाती है बहुत बड़ी सी। लेबोरेटरी में कई सारे साइंटिस्ट होते हैं। ये साइंटिस्ट लेबोरेटरी में लगातार दिन रात काम करते हैं और एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, फार्मूला जनरेट करते हैं ड्रग का। उस फार्मूला को जनरेट करने के बाद उसमें जो सैंपल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में इसकी सैम्पलिंग की जाती है और उसके बाद फिर टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद अलग अलग लेवल के ट्रायल होते हैं, फ़ेज़ 1 ट्रायल, फ़ेज़ 2 ट्रायल, फ़ेज़ 3 ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल। ह्यूमन ट्रायल होने के बाद अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, वो अच्छी रहती है, तब उसे ड्रग जो है फाइनली क्या होता है, बनता है ना। और उसके बाद उसे स्टेट से अप्रूव कराना पड़ता है ना। जब तक स्टेट अप्रूव नहीं करेगा तब तक कि उसे यूसेज में नहीं लाया जा सकेगा। तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है। तो जो ड्रग बन के आता है वो पर्टिकुलर जिस कंपनी ने लेबोरेटरी रहती है, जिसने सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट किया रहता है, उस कंपनी के नाम से ड्रग निकलता है और वो उसका ब्रांड नेम होता है। तो जब ड्रग निकल के आता है, ओरिजिनल ड्रग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांडेड ड्रग्स। ठीक, उसको कुछ साल के लिए सरकार पेटेंट देती है। इंडिया में प्रोडक्ट पेटेंट कितने वर्ष के लिए मिलता है अकॉर्डिंग टू पेटेंट एक्ट, 20 सालों के लिए। 20 साल के बाद फिर उससे जो भी ड्रग होगा उसके कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएगी। उसकी जो पेटेंट है, उसकी जो मोनोपोली है, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद जो आम छोटी छोटी कंपनियां हैं वो सिमिलर फार्मूले को यूज़ करके, जो भी उसका केमिकल फार्मूला होगा वो फार्मूले का यूज़ करके ड्रग्स बनाना शुरू कर देगी। जो कॉपी हुए फार्मूले से जो ड्रग बनाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, जेनेरिक ड्रग कहते हैं। कॉपीज ऑफ ओरिजिनली रिसर्च ड्रग इज कॉल्ड एज जेनेरिक ड्रग। एकदम ही बेसिक ये कंसेप्ट है, बेसिक ये डेफिनेशन है। अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, मेडिकेशन दैट हैज़ एग्जैक्टली द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट एज अ ब्रांड नेम ड्रग एंड यील्ड द सेम थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, जेनेरिक ड्रग वो मेडिसिन होती है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट सिमिलर होता है ब्रांड नेम ड्रग के जैसे, और उसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर वो भी सिमिलर होता है और इसे जेनेरिक ड्रग कहा जाता है। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत ही चीपर होता है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो किया ही नहीं, इसे बस फार्मूला मिल गया, इसने रिवर्स इंजीनियरिंग करी, जो भी ड्रग था उसका देखा इसका फार्मूला से बनाते कैसे, और वैसे ही इसने बनाना मैन्युफैक्चर करना शुरू हो दिया और बल्क में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। इसकी कॉस्ट हो गई बहुत ज़्यादा कम। तो जो कॉस्ट बहुत कम वाले ड्रग होते हैं उन्हें जेनेरिक ड्रग कहा जाता है। जो कि ओरिजिनल रिसर्च ब्रांडेड ड्रग की कॉपी होते हैं उन्हें जेनेरिक ड्रग कहा जाता है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।
ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। ऑन अगस्त 3, 2023 द नेशनल मेडिकल काउंसिल डायरेक्टेड ऑल डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब ओनली जेनेरिक नेम एंड नॉट द ब्रांड नेम विच लेड टू प्रोटेस्ट। तो बेसिकली क्या हुआ है, एनएमसी के द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्टिव दिया गया है किसको, डॉक्टर्स को, जितने भी डॉक्टर हैं इंडिया में, कि आप लोगों को जो आप प्रिस्क्रिप्शन पर्चा लिख रहे हैं उसमें किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखना है, उसमें जेनेरिक फार्मूला लिखना है। और कौन डिसाइड करेगा, पेशेंट डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी ब्रांड की दवाई खानी है फर्स्ट। अगर उसे जेनेरिक दवाई खानी है तो वो जेनेरिक खाए, ब्रांडेड खानी है तो ब्रांडेड खाए, लेकिन डॉक्टर किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड को फेवर नहीं करेगा। ऐसा इस क्यों किया गया है, क्योंकि डॉक्टर और जितने भी ये बड़े बड़े बिग फार्मा कंपनी हैं इनके बीच में नेक्सेस होता है। ये इनको पैसे दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, है ना, कुछ बेनिफिट्स दे देते हैं, और फिर डॉक्टर इन्हीं की दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और इनको मार्जिन मिलता है बहुत। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर ब्रांडेड कंपनीज़ की दवाई जो है क्या करते हैं, डॉक्टर फिर रिफ़र करते हैं और फिर उसे ही बेचा जाता है। तो पेशेंट कंज्यूमर्स को बड़ा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है मेडिसिन में। ठीक है, तो ये बेसिकली इशू है, लेकिन डॉक्टर इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने ये मूव क्यों लेके आया, आपको समझ में तो आ गया होगा, है ना। तो जेनेरिक नेम एज आर मच चीपर, ये हम जानते ही हैं। 1975 में जो हाथी कमेटी बनाई गई थी उसमें कहा गया था कि ब्रांडेड नेम्स को धीरे धीरे मार्केट से हटाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि जो सर्टेन रिनाउंड एंड ब्रांडेड कंपनी हैं उन्होंने एक मिथ बना के रखी है कि जितने भी ब्रांडेड जो दवाइयाँ होती हैं वो क्वालिटी वाली होती हैं, और उसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब की सब नकली हैं, और जो जेनेरिक दवाई है उसके सेम इम्पैक्ट नहीं होते हैं जैसे जितने ब्रांडेड दवाइयों के होते हैं। ये किसने करा है? ये बिग फार्मा कंपनीज़ के द्वारा ये मिथ जो है प्रोपोगेट की गई है बाय अनएथिकल मार्केटिंग टेक्निक्स। ठीक, ये किसने किया, कहा था? हाथी कमेटी ने कहा था, और इसलिए उन्होंने ये दिया था 1975 में कहा था कि भैया जल्द से जल्द हमें क्या करने की ज़रूरत है, जितने भी ये ब्रांडेड नेम्स हैं इसको मार्केट से हटाने की ज़रूरत है और जेनेरिक दवाइयों को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ठीक, इसी चीज़ को अभी भी जो है सरकार अब प्रयास कर रही है ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि मेडिसिन की कॉस्ट बहुत आ रही है, और ब्रांडेड जो दवाइयाँ जब डॉक्टर लिखते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर जेनेरिक दवाई लिखेंगे तो बहुत सस्ती पड़ेगी। तो सरकार का ये पुश क्यों है? क्योंकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसे कम किया जा सके। लगातार कई सालों से कई जो है चीज़ें की जा रही है सरकार के द्वारा जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए, और उसमें ये भी एक जो है एक स्टेप है जो सरकार के द्वारा ली जा रही है। ठीक, डॉक्टर्स का क्या कहना है ये समझते हैं अब। डॉक्टर का कहना ये है कि जब प्रिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे जेनेरिक दवाई का तो क्या होगा, जो पेशेंट है वो मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल जो शॉप कीपर है, जो 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ लड़का है, उसके पास जो दवाई होगी उस ब्रांड नेम की, उस जेनेरिक नेम की, वो दे देगा। तो वो हो सकता है कि अडल्ट्रेटेड या स्पूरियस ड्रग हो सकता है कि वो ख़राब ड्रग हो, और ऐसे में कि ख़राब ड्रग मिलने के कारण जो पेशेंट है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो बेसिकली डॉक्टर्स का कहना क्या है कि जो काम पहले हम डिसाइड करते थे कि कौन से ब्रांड या फिर कौन सी दवाई देनी चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी है, अब कौन डिसाइड कर रहा है? वो एक शॉपकीपर या फिर जो शॉप में बैठने वाला 12वीं पास लड़का, वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सी ब्रांड की दवाई खानी चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ जो अवेलेबल होगी वो तो वही देगा। वो बोलेगा कि यही फॉर्मूले की दूसरी ले जाओ भैया, ये बेस्ट है, तो आपको मानना ही पड़ता है। तो वो डिसाइड करेगा कि अब आप कौन से ब्रांड की दवाई खा रहे हो, ना कि पेशेंट डिसाइड कर पाएगा। तो बेसिकली जेनेरिक दवाई की तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ज़्यादातर तो मेडिसिन्स में, मेडिकल में कौन सी दवाइयाँ ही रहती है? ब्रांडेड। क्यों रहती है? क्योंकि ब्रांड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, जेनेरिक दवाई में प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है। तो क्यों रखेंगे जो फार्मास्यूटिकल शॉपकीपर से, जो फार्मा शॉप्स हैं, वो ये सारी चीज़ें क्यों रखेंगे? तो ये क्या कहना है डॉक्टर का? तो डॉक्टर का कहना भी बिल्कुल सही है। तो सरकार को क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। द प्रिवेलेंस रेट ऑफ स्पूरियस एंड नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन स्टैंड एट 4.5% एंड 3.4%। स्पूरियस मतलब क्या होता है? अडल्ट्रेटेड, मतलब कुछ ना कुछ मिक्सिंग की गई है इसमें, ठीक। और इसकी जो क्वालिटी है वो उतनी स्टैंडर्ड नहीं है। एंड नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी, अगर हम ड्रग देखें तो कितने हैं? 4.5% और 3.5% के आसपास। तो ऑलमोस्ट 6-7% ऐसे ड्रग हैं जिनकी अगर हम देखें एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो डॉक्टर की जो साख है वो खतरे में है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मेडिसिन मार्केट में है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मतलब 100 में से 7 ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी ख़राब मेडिसिन है, लो क्वालिटी की है और उससे लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये चीज़ें सबसे पहले हटाने की ज़रूरत है। एक सर्वे किया था, है ना, जो हमारे राइटर हैं उन्हीं के द्वारा पिछले 10 साल में ये सर्वे किया है, 1000 ऑफ सैंपल लिए और उसमें ये पाया गया है। इन सेफगार्डिंग अ पेशेंट एंड एनेबलिंग कंप्लीट हीलिंग ड्रग मस्ट बी 100% क्वालिटी टेस्ट पास। ठीक है, तो ये 100% क्वालिटी टेस्ट पास होना ज़रूरी है। 5% मेडिसिन भी अगर ये टेस्ट पास नहीं कर पा रही है तो ये बहुत दुख की बात है, अनएक्सेप्टेबल है। तो सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? सरकार को बेसिकली इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। बैचेस ऑफ मेडिसिन दैट फेल द क्वालिटी टेस्ट मस्ट बी बैन विथ पनिटिव एक्शन टेकन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करो, लिफ्ट करो सैंपल्स को, टेस्ट करा जाए उसको, है ना, सडनली होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर अगर वो जो मेडिसिन है उसकी क्वालिटी वो टेस्ट पास नहीं कर पाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, तो पनिटिव एक्शन लो उस मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट में। ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा? जो सप्लाई चेन है वो बेहतर हो पाएगी। लेकिन ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये सारे प्रावधान ज़रूर हैं, मैकेनिज़्म, सिस्टम सब कुछ प्लेस है, सब कुछ इन प्लेस है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसमें एक इनने एग्जाम्पल दिया है तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जिसको हमें रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है इस मॉडल को। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिमिलर वही होता है कि जब भी कोई भी मेडिसिन आती हैं उसके स्टॉक को कुछ समय क्वारंटाइन रखा जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद ही जो है जब वो टेस्ट पास करते हैं तभी उसे मार्केट में उतारा जाता है, अदरवाइज़ जो है उसे नहीं उतारा जाता है। यही इसे रेप्लिकेट, इस मॉडल को रेप्लिकेट करने की किसको ज़रूरत है? सरकार को ज़रूरत है। ठीक, जब तक कि ये रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं तब तक के सरकार जो है इस तरीके के जो एनएमसी डायरेक्टिव दे रही है उसे नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक कि 100% क्वालिटी में नहीं रहती है मेडिसिन की, तब तक कि ये करना कि आप सिर्फ जेनेरिक नाम लिखो, डॉक्टर की साख भी जो है खतरे में आएगी। क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के ऊपर भरोसा करता है और डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई खाओ और उससे वो ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर की साख गिरती है। ठीक, नेक्स्ट है क्या? Without such reliable assurance from government, it does not have the moral right to enforce prescription only by generic name। यही हमने अभी बात की है। नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इशू इसमें उठाया गया है वो है अवेलेबिलिटी रेट ऑफ ऑल एसेंशियल मेडिसिन मस्ट बी अबव 90%। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जो एसेंशियल मेडिसिन की है वो कम से कम 90% होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक सर्वे किया गया था 2010 में, तो उस समय देखा गया था कि जो 50 एसेंशियल पीडियाट्रिक मेडिसिन है उसमें से केवल 17% मेडिसिन थी जो पाई गई थी। और नॉन एसेंशियल मेडिसिन जैसे कि विटामिन टॉनिक, कफ सिरप, ये सारी आपको फार्मेसी में ढेर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे भी इस अनसाइंटिफिक कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन को बैन करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि पैरासीटामॉल या फिर कॉम्बी फ्लेम जैसी चीज़, या फिर हम जो झंडू बाम लगाते हैं, ठीक है, ये फिक्स डोज ड्रग कहा जाता है इसे। इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन एक साथ डाले जाते हैं और एक बाम 3 काम। ठीक है, तो एक ही चीज़ में 3 अलग अलग चीज़ें जोड़ के दी जा रही है आपको, अलग अलग थेरेपेटिक इफेक्ट वाली चीज़ें डाल के दी जा रही है और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। यूएस वगैरह में इस तरह की मेडिसिन पूरी बैन होती है ना। कॉम्बी फ्लेम खा लो, बुखार भी उतर जाएगा, सर दर्द भी, फैटिक भी। इस तरह के कॉम्बिनेशन ड्रग्स का इस्तेमाल इंडिया में बहुत होता है और ये थोड़ा ख़तरनाक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यूएस वगैरह में देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बैन मिलेगी। ठीक है, खासकर झंडू बाम वगैरह जो हम लगातार इनहेल कर रहे हैं, इनहेलर, ये सब चीज़ें एडिक्शन वाली होती है, इसे आप यूज़ ना करिए। ठीक है, तो ये सारी अनसाइंटिफिक कॉम्बिनेशन को सबसे पहले रिटेल मार्केट से हटाने की ज़रूरत है। और अगर हमें अफोर्डेबल मेडिसिन सबके लिए इंश्योर करना है तो सबसे पहले सरकार को क्या करना पड़ेगा? जो एसेंशियल मेडिसिन है
उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन अगर एसेंशियल मेडिसिन में 35% तक रहता है रिटेल वालों को और 15% तक रहता है होलसेल एजेंट को, तभी जो है ये एसेंशियल मेडिसिन इन लोग रखेंगे, अदरवाइज़ रखेंगे नहीं। और अगर इन लोग नहीं रखेंगे तो एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसके साथ सरकार को जन औषधि केंद्र जो कि जेनेरिक मेडिसिन देते हैं, इसको भी जो है इनके नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा एक्सपांड हो सके। अभी लगभग 350 के आसपास जन औषधि केंद्र हैं, इसको हर ज़िले में करने की ज़रूरत है और उसके बाद हर ब्लॉक में। जब तक कि ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती तब तक के अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी नहीं बढ़ेगी और इस तरह के डायरेक्टिव भी काम नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल हो गया। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं समअप कर देता हूँ। सरकार ने डायरेक्टिव लाया। डायरेक्टिव लाने का कारण ये था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जा सके। डॉक्टर ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हम जेनेरिक नेम देते हैं तो जो पेशेंट होगा वो किसके हिसाब से दवाई खाएगा, शॉपकीपर के हिसाब से दवाई खाएगा, वो डिसाइड करेगा उसका ब्रांड नेम। और क्वालिटी अच्छी नहीं है मार्केट में तो डॉक्टर की साख खराब होगी। तो सरकार को सब क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले जेनेरिक मेडिसिन कहने के पहले कि जेनेरिक मेडिसिन सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, सरकार को क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो स्पीरियस और स्टैंडर्ड, नॉट सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ड्रग को बाहर करिए। जन औषधि केंद्र बढ़ाइए। एसेंशियल मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करिए। क्वालिटी मेडिसिन को मार्केट में 100% लाइए। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी उसके बाद अब एनएमसी ने जो डायरेक्टिव दिया है उसको लाइए। फिर उसके बाद डॉक्टर को कहिए कि वो जेनेरिक दवाइयाँ दे। ये हमारा समअप हो जाएगा आर्टिकल का। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ वाज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में लगातार वैक्सीन के ऊपर एक क्वेश्चन या फिर डिसीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लिए नीपा वायरस, ऐसा मेरा दिल कहता है, नीपा वायरस 2024 प्रीलिम्स में आपको दिखाई दे सकता है किसी न किसी तरीके से। तो नीपा वायरस आ सकता है, लेकिन चिकनगुनिया भी इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इसकी भी फर्स्ट वैक्सीन, अभी तक के कोई वैक्सीन नहीं थी, अभी फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव हुई है। देखते हैं आर्टिकल, समझते हैं, प्री एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे और वैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे। हैं ऑन November 9 द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया वाज अप्रूव्ड बाय FDA इन US। November 9 को दुनिया की पहली वैक्सीन चिकनगुनिया के लिए, है ना, चिकनगुनिया के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। किसके द्वारा मिला है? FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो कि US में एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, सारी वैक्सीन और ड्रग्स को अप्रूवल देता है फाइनल उसे मार्केट में लाने के लिए। तो बेसिकली FDA के द्वारा अप्रूवल दिया गया है और अगर FDA के द्वारा अप्रूवल दिया गया है तो हम ये मान सकते हैं कि इसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी बेहतर होगी, क्योंकि US में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है ना, स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। इंडिया में उतने ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए जाते हैं, इसलिए इंडिया में ड्रग्स जो है, ड्रग की क्वालिटी, अभी हमने ऊपर बात की कि काफ़ी ज़्यादा ड्रग की क्वालिटी ख़राब है। फिक्स डोसेज ड्रग अभी भी दिए जा रहे हैं, झंडू बाम जैसी चीज़ें US में सब बैन है। ठीक है, तो ये चीज़ हम मान सकते हैं कि FDA ने दिया है तो इसकी क्वालिटी बेहतर होगी। कौन ने इसे डेवलप किया है? यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है वालनेवा, इसने इसे डेवलप किया है। किस नाम से, ब्रांड नेम से ये जो है मार्केट में आएगी वैक्सीन? ब्रांड नेम होगा इसका इक्सचिक। ठीक है, इक्सचिक ब्रांड नेम होगा। और ये बेसिक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, पर मुझे जो समझ में आ रहा है वो इक्सचिक ही लग रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका ब्रांड नेम है, इसी ब्रांड नेम से ये मार्केट में आएगी। किन किन लोगों के लिए अप्रूव किया है? बेसिकली वो लोग जो 18 वर्ष या फिर उससे ऊपर की आयु के हो चुके हैं, 18 ईयर ओल्डर हो चुके हैं, 18 ईयर से ऊपर के, और वो लोग जो कि ज़्यादा रिस्क में हैं, है ना, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है इस पर्टिकुलर चिकनगुनिया वायरस से, उन लोगों को सबसे पहले ये ड्रग एडमिनिस्टर किया जाएगा। इट वॉज अप्रूव्ड बाय यूजिंग एक्सेलरेटेड अप्रूवल पाथवे विच अलाउ FDA टू क्लियर सर्टेन प्रोडक्ट फॉर सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पाथवे से अप्रूव किया है जिसका नाम है एक्सेलरेटेड अप्रूवल पाथवे।
इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तेज़ी से जो है अप्रूवल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो डिसीज़ है, जो प्रोडक्ट है ना, जो वैक्सीन बनाई जा रही है जिस डिसीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, इसलिए जल्द से जल्द जो है इस पाथवे का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि है ना, कई बार सालों लग जाते हैं एक ड्रग को अप्रूव करने में। इस पाथवे में कुछ ही टाइम में जो है वो ड्रग या वैक्सीन अप्रूव की जा सकती है। कोविड वैक्सीन्स भी इसी पाथवे से अप्रूव की गई थी। ठीक है, इसके हालांकि बेनिफिट्स में कोई कमी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम इफ़ेक्टिवनेस आपको नज़र आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो ड्रग है, उस वैक्सीन है सॉरी, उसके कंपोजिशन की। बेसिकली स्टिक है, उसे एक सिंगल इंजेक्शन में दिया जा रहा है, सिंगल डोसेज दिया जा रहा है, मसल में वो इंजेक्शन दिया जाएगा, और बेसिकली वो वीकन वायरस से बनी हुई है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। जो वायरस है उसे वीक करके बनाया गया है। दो तरीके से हम लोग करते हैं, एट्यूनेटेड होता है, इसमें किल्ड वायरस भी डाल के हम वैक्सीन बना सकते हैं, और एक होता है वीकन वायरस। आपके अंदर वीकन वायरस बनाया जाएगा, सॉरी डाला जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। जब वीकन वायरस इंजेक्ट होगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी उस वायरस के अगेंस्ट में और उस पर अटैक करेगी। ठीक, अब हमें चूँकि वीकन वायरस ज़्यादा क्या नहीं करता है, हार्म नहीं करता है, और हमारी एंटीबॉडी बन के तैयार हो गई, इसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये वायरस आएगा तो मुझे अटैक करना है। जब भी नेक्स्ट टाइम एक्चुअल में वायरस अगर हमें हमारी बॉडी में आ जाता है, हमें हार्म करने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार होगी, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जाएगी और इसको तुरंत लड़के से मार देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली मैकेनिज़्म होती है वैक्सीन की, वीकन वायरस की। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में 3,500 पार्टिसिपेंट थे जिसमें ये स्टडीज़ की गई है, काफ़ी सेफ है एंड ऑल। अब चिकनगुनिया के बारे में जान लेते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक, क्या सिम्टम होते हैं इसके? जो डिफरेंट सिम्टम हैं बाकी डिसीज़ से, जीका और डेंगू तो है ना, इसके सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर होते हैं चिकनगुनिया के। ठीक है, इवन ट्रांसमिटेड भी ये एक ही मॉस्किटो से होते हैं, बताऊंगा आगे अभी। लेकिन जो डिफरेंट सिम्टम होता है वो होता है जॉइंट पेन। बहुत ज़्यादा दर्द होता है चिकनगुनिया में, जॉइंट पेन, और फीवर तो आता ही है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, इट्स नॉट अ बैक्टीरियल, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, ये याद रखना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें बैक्टीरिया के कारण होता है, जो वायरस के कारण होता है वो वायरल। तो चिकनगुनिया क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। थर्ड, इट इज़ ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय एगिस एगिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटोस। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। एडिस एगिप्टी, डेंगू ट्रांसमिशन किसके कारण होता है? इसी के कारण। जीका का ट्रांसमिशन भी किसके कारण होता है? इसी के कारण। और ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि जीका का जो ट्रांसमिशन है वो सिमिलर है किसके? डेंगू के ट्रांसमिशन वाले मॉस्किटो से। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको यूपीएससी में 2018-19 में पूछा जा चुका है। इसका कोई क्योर नहीं है, बिल्कुल इसका कोई क्योर नहीं है। प्रिवेलेंट इन एशिया एंड अफ्रीका, ऑब्वियसली मॉस्किटो जहाँ पर होंगे, जहाँ ट्रॉपिकल एरिया में मॉइस्ट कंडीशन में हल्की धूप हो, हल्का पानी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप होती है तो मॉस्किटो नहीं होते, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मॉस्किटो नहीं होते। लेकिन अभी ट्रांजिशन टाइम पे देखोगे, अभी अगर हम देख रहे होंगे तो अभी हल्की ठंड है ना, हल्का सा मॉइस्ट कंडीशन है, अभी मॉस्किटोज़ बहुत दिखाई दे रहे होंगे। तो जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड ज़्यादा होंगे वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगी, वहाँ ज़्यादा प्रिवेलेंट होगी ये बीमारी, ऑब्वियस है। तो इंडिया में, अफ्रीका और एशिया में ट्रॉपिकल वेदर होता है, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पर मानसून भी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ प्रिवेलेंट होती है? एशिया अफ्रीका में। फैटिलिटी लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई बार जीका और डेंगू के सिम्टम के साथ सिमिलरिटी होने के कारण हम इसे डायग्नोस नहीं कर पाते और लोगों की जान चली जाती है। ये सबसे बड़ा इशू इसके साथ है। और फाइनली हमने इसकी वैक्सीन भी बना ली है, तो ये आपको याद रखना है। अब आएगा कि क्योर नहीं है लेकिन वैक्सीन अवेलेबल है, ड्रग्स नहीं है। जो भी ड्रग्स होते हैं वो, अगर फीवर आया तो फीवर को रोकने के लिए ड्रग दे दिया, जॉइंट पेन के लिए जो पेन किलर दे दिया, वायरस को मारने के लिए कोई ड्रग नहीं होता। ठीक है, एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है इस वायरस को जो सिम्टम है उसको कंटेन करने के लिए। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, इतना तो अब आप लोग इंटेलिजेंट हो ही चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था। हमारा लास्ट आर्टिकल है क्राइम ऑफ अडल्ट्री, व्हाट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड एंड व्हाई। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से, एसए के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की तरह हम लोग जनरली इसे यूज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसे जेंडर जस्टिस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में। तो बेसिकली किससे रिलेटेड है ये?
अडल्ट्री से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन 497 में दिया हुआ था आईपीसी में, जिसे स्ट्रक डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में। उसी के बारे में ये आर्टिकल है। क्यों चर्चा में है उसके बारे में जानेंगे, क्या जो है पोजीशन है अभी सरकार की उसके बारे में बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था और उसका रैशनले क्या था, उसका बेसिस क्या था, उसको समझेंगे। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, शुरू करते हैं आर्टिकल। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर हैज सजेस्टेड दैट द अडल्ट्री शुड बी रीइंस्टीट्यूटेड एज अ क्राइम इन भारतीय न्याय संहिता 2023 द प्रपोज्ड लॉ टू रिप्लेस द आईपीसी 1860। तो क्या कह रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि अडल्ट्री को दोबारा से भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये समझते हैं। हाउस की जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, उनका कहना है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड इन इंडियन सोसाइटी एंड देयर इज़ अ नीड टू सेफगार्ड इट्स सैंक्टिटी। जो मैरिज है इंडियन सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, पवित्र है, इसलिए उसकी जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, उसको सेफगार्ड करने के लिए हमें अडल्ट्री को वापस क्रिमिनल ऑफेंस बनाना पड़ेगा, उसे सिविल ऑफेंस से दोबारा क्रिमिनल ऑफेंस बनाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इसे जेंडर न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है। बोथ मैन एंड वुमेन शुड बी पनिश्ड फॉर इट। ठीक है, अडल्ट्री करने के लिए बोथ मैन एंड वुमेन शुड बी पनिश्ड। अडल्ट्री मतलब होता क्या है, अगर एक महिला दूसरे किसी और के साथ संबंध बनाती हैं तो उसे अडल्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उसे अडल्ट्री का पार्ट बनाया जाता है, और इसके लिए उस महिला को किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन जिस पुरुष के साथ वो संबंध बनाएंगी उस पुरुष के खिलाफ जो है कंप्लेंट, क्रिमिनल ऑफेंस जो है दर्ज किया जा सकता है, और उस पुरुष को 5 साल की सज़ा तक का प्रावधान और फाइन, ये सारी चीज़ें की गई थी अंडर सेक्शन 497। ठीक है, तो देखते हैं। Until 2018, the IPC contained Section 497, which defined adultery as a criminal offense that attracted up to 5 years in prison or fine or both. However, only men could be punished under Section 497, not women. The section read, whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent and connivance of that man, such sexual intercourse not amounting the offense of rape is guilty of the offense of adultery। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कंसेंट है, एक वर्ड देखना है यहाँ पर, विदाउट द कंसेंट और कन्निवेंस ऑफ दैट मैन, अगर आप शादीशुदा हस्बैंड से, है ना, कंसेंट ले लेते हैं तो आप इस महिला के साथ संबंध बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, महिला कोई प्रॉपर्टी है क्या, मतलब महिला की कोई कंसेंट यहाँ है नहीं। अगर आपने पुरुष से कंसेंट ले ली तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उनकी वाइफ के साथ संबंध बना सकते हैं, भले उनकी वाइफ की इच्छा हो या ना हो, और उसे रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया था, इसे बेसिकली हटा दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। ठीक है, कब किया था सुप्रीम कोर्ट ने, 2018 में, इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट है आपको पूछा जा सकता है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद रखना है आपको। आंसर मेंस के आंसर में भी लिखना है और यूपीएससी प्री में भी आपको पूछा जा सकता है। 5 जज की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस थे उस समय दीपक मिश्रा जी, और जो अभी चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो भी इसका पार्ट थे। इन लोगों ने अनोनिमसली, मतलब सारे लोगों ने एक मत से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड पे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली पहला जो रीज़न दिया जाता है वो है जेंडर न्यूट्रल नहीं है ये लॉ, बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो महिला है, जो वाइफ है, वो संबंध बना रही है किसी भी लड़के के साथ, किसी पुरुष के साथ, मैन के साथ, तो इस मैन को सज़ा हो रही 5 साल की और इस महिला को छोड़ दिया जा रहा है, ये तो गलत है। इसमें मतलब ये मान लिया गया है कि महिलाओं को मैनिपुलेट किया गया है इस पुरुष के द्वारा, और वो महिला की गलती नहीं है ना।
इसलिए ये महिला को सज़ा नहीं दी जा रही है। बेसिकली ये शादी को बचाने के लिए किया जा रहा है। अगर महिला को भी सज़ा मिल जाती है तो फिर ये शादी बचेगी क्या? नहीं बचेगी, दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसलिए ये जेंडर न्यूट्रल नहीं हो सकता था। हालांकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो कह रही है कि इसे जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए, ठीक। लेकिन सिर्फ यही एकमात्र रीज़न नहीं था। जो दूसरा रीज़न दिया गया है वो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पर महिला को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इस सेक्शन में क्या कहा है कि प्रॉपर्टी नहीं है महिला। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कंसेंट दे देते हैं तो अगर हस्बैंड चाहे तो उसकी वाइफ के साथ जो है थर्ड पर्सन क्या बना सकता है, कोई भी संबंध बना सकता है अगर कंसेंट मिल जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं किसकी, वाइफ को। किसकी प्रॉपर्टी? हस्बैंड की। तो यहाँ वाइफ का खुद का कुछ से नहीं है और वो रेप भी कंसिडर नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। जो थर्ड रीज़न दे रहे हैं, पहली बात तो शादी है, अगर अडल्ट्री हो रही है तो वो शादी बची ही नहीं है। शादी किस पे चलती है? ट्रस्ट पे। जब तक कि ट्रस्ट ना हो, लव ना हो, शादी चलने का कोई मतलब है क्या? नहीं। सामाजिक दबाव में शादी को चलाने का कोई सेंस नहीं है। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हमने डाइवोर्स देख रहे हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि अब जो है वेस्टर्नाइजेशन हो गया। उसका रीज़न ये है कि लोग अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस महिलाओं में आने के कारण वो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन नहीं झेल रहे हैं। अगर शादी में कुछ नहीं बचा है तो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। सोसाइटी में अब डाइवोर्स लेना उतना बड़ा टैबू नहीं रह गया है, इसलिए डाइवोर्स रेट बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता, इसे सिविल ऑफेंस बनाने की ज़रूरत है ना। ये जो शादी है ये सिविल मैटर है और अगर शादी टूट रही है अडल्ट्री के कारण तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, वो सिविल ऑफेंस ही होना चाहिए, ठीक। तो ये 3 रीजंस थे। इसके कारण जो है बेसिकली क्या किया था, स्ट्रक डाउन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट वाज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड लाइफ रिस्पेक्टिवली। द कोर्ट अंडरलाइन द ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन एज अ फैसेट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो बेसिकली क्या उन्होंने कहा था कि महिला की ऑटोनॉमी ह्यूमन डिग्निटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और वो किसके अंदर, किसका वायलेशन है? 14, 15 और 21 का, ठीक। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को अंडन किया जा सकता है क्या किसी भी लॉ बना के? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको समझने की ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत की पॉइंट है आपके प्री पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा। अ रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अ लॉ ऑफ लैंड। जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है वो लॉ ऑफ लैंड कहलाता है। पार्लियामेंट कैन नॉट सिंपली पास अ लॉ दैट कॉन्ट्रडिक्ट अ रूलिंग ऑफ टॉप कोर्ट। पार्लियामेंट ऐसे कोई लॉ नहीं ला सकता जिससे वो रूलिंग को कॉन्ट्रडिक्ट किया जाए। हाउएवर इट कैन पास अ लॉ दैट रिमूव्स द बेसिस ऑफ कोर्ट जजमेंट। वो उस बेसिस को रिमूव कर सकता है जिसके कारण ये कोर्ट का जजमेंट दिया है। इसका मतलब यहाँ पर वो उस बेसिस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। और वो बेसिस को रिमूव करने की कोशिश की भी जा रही है कि जेंडर न्यूट्रल बनाया जा रहा है, लेकिन जेंडर न्यूट्रल एकमात्र रीज़न नहीं था। मैरिज, क्योंकि मैरिज सिविल चीज़ है ना, सिविल सब्जेक्ट है तो ऑफेंस भी सिविल होना चाहिए, ये भी एक रीज़न था। और महिला की एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा है, उसे भी उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये भी एक रीज़न था, ठीक है। तो बेसिस पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है। तो ये जो लाइन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फ़ोटो खींच लो, कॉपी पेस्ट कर लो, इसको याद रखो। प्री पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट ये सेंटेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप सिंपली एक लॉ नहीं ला सकते, लेकिन वो लॉ लेके आ सकते हैं जिसमें जो बेसिस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेसिस पे जजमेंट दिया था उसको ही रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो वो लॉ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।